नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में कल से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल होगा लॉन्च। सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, ये संतुष्टिकरण की भावना को बढ़ाएगा। हमने 32 लाख लोगों को दिया है राशन कार्ड। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी का कल पंचकुला में कार्यक्रम। टाउन पार्क में स्प्रिंग फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। नारी शक्ति रक्तदान शिविर में करेंगे शिरकत। वृंदावन में सीएम योगी ने खेली लठमार होली। श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल। बरसाना में सखियों ने किया नृत्य। योगी बोले, दिल्ली में अब राम भक्तों की सरकार। लाडली मंदिर में पूजा की। मुंबई में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। पार्ले जी के कई ठिकानों पर मारा छापा। दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में ठंड से 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल प्रदेश में धूप खिली, तापमान बढ़ा। पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से बारिश बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर ही बनेगा। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के पास ये बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम के परिवार ने स्मारक को लेकर सहमति जता दी है। मनमोहन सिंह के परिजनों ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रस्तावित स्थल को मंजूरी दे दी है। परिवार ने विभाग को स्वीकृति पत्र दे दिया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया था। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद से पूर्व पीएम के स्मारक स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया था। पिछले दिनों आपको बता दें, सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल को लेकर जगह की तलाश शुरू कर दी थी। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है, जिससे यह मुद्दा चर्चा में आ गया। पूरे मामले को लेकर दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। वहीं सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। बहरहाल विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना इस मामले ने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है, चूंकि यह नामकरण अभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी में जन औषधि दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 36 करोड़ लोगों को कार्ड मिल चुका है, जिनमें 5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेडिकल की सीटों को 2 गुना बढ़ा दिया गया है और अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटों को बढ़ाया जाएगा। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने 37,000 करोड़ के स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 97,000 करोड़ तक पहुंचाया है, जो देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए, मेडिकल के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया वो उल्लेखनीय काम है, जो देश की आज़ादी के 67 साल में नहीं हुआ, वो केवल 10 साल में काम हुआ। चाहे वह जन औषधि केंद्र, 15,000 जन औषधि केंद्र बन गए, आगे 25,000 बनने वाले हैं। और उसी प्रकार से जो मेडिकल कॉलेज है, पहले 387 थे, अभी 706 हो गए हैं। और तो और 1,10,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई है और आगे 75,000 और सीटें बढ़ी है। जो आयुष्मान भारत का 36 करोड़ लोगों को उसका कार्ड बना है, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 20 लाख। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस तेज गति से स्वास्थ्य क्षेत्र में मोदी सरकार काम कर रही है और गरीब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, आने वाले समय में जो इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम हो रहा है, वो और तेज गति से काम हो करके सभी को लाभ मिलेगा। बलिया में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीला गमछा पहनने वाले एक व्यक्ति पर की गई अभद्र टिप्पणी और अपने बेटे के बयान पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने यह कहा था कि अगर किसी ने पीले गमछे पर बुरी नजर डाली तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो ये बयान पूरी तरह से गलत है। ओम प्रकाश राजभर ने इस बयान की निंदा की और कहा कि इस तरह के बयान राजनीति में नहीं
होने चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि पीला गमछा पहनने पर अपमानित और अभद्रता की गई तो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि फर्रुखाबाद में भी 5 लोग निलंबित हुए थे और अब बलिया में भी 3 लोगों को निलंबित किया गया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि योगी जी की सरकार में जो भी गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। और देखिए जानकारी सदन चल रहा था, जानकारी हम लोगों को जो कि 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे रात तक सदन की कार्रवाई चली। सदन से अब निकले हमको पता लगा तो जानकारी तो तुरंत हम लोगों ने यहाँ बात की रुक रहेंगे अगली खबर का। बलिया में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने एक मेडिकल बस सेवा का शुभारंभ अपने कैंप कार्यालय से की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के हालिया ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में अपनी कथित भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर दया शंकर सिंह ने कहा कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक कीर्तिमान है। यह अद्भुत और ऐतिहासिक है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। 144 वर्षों के बाद ऐसा कुंभ आया था जिसमें आधी से ज़्यादा भारतीय आबादी ने आकर डुबकी लगाई। अगर अखिलेश जी को ये नहीं दिख रहा है तो उन्हें अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि योगी जी का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, उनका परिवार उनका पूरा जीवन समाज के लिए है। वहीं अखिलेश जी के परिवार में दर्जनों नेता एक ही घर से निकलते हैं तो उनकी एक कहानी बनती है। योगी जी और मोदी जी सिर्फ अपने देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। कोई क्यों उनके कार्यकर्ता को आंख निकालेगा? और उन्होंने अपने बयान को खुद उन्होंने बता दिया, आप लोगों के सामने उसको बता दिया कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और पुलिस अपना काम करेगी, कानून का शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सभी लोग समान हैं, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, दोनों एक समान हैं और सबको न्याय मिले। और योगी जी के राज में सबको न्याय मिलता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सबको समान रूप से सबका साथ। हमारे मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस तरह का कानून का राज आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। खबर कानपुर से है, जहां जीएसबीएम पीजीआई, आपको बता दें जीएसबीएम बीएमएस पीजीआई में अब सिर से संबंधित न्यूरो लोगों के उपचार के साथ साथ आंखों में होने वाले न्यूरो संबंधित रोगों का भी उपचार किया जाएगा। इसके लिए पीजीआई में न्यूरो ऑप्थोलोमोन, आपको बता दें ऑप्थोलोमोनोलॉजी विभाग का संचालन जल्द शुरू होगा। इस विभाग के तहत आंखों में होने वाले 9 नर्व संबंधी रोगों का इलाज किया जाएगा। वर्तमान में जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में नेत्ररोग विभाग चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आंखों में होने वाले न्यूरो संबंधी रोगों का इलाज बमुश्किल होता है और मरीजों को बड़े शहरों जैसे लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है। अब पीजीआई में यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को कानपुर में ही इलाज मिल सकेगा। कानपुर पीजीआई के प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस नए विभाग में ऑप्टिक नर्व और आंख के पर्दे में नर्व के ट्यूमर से संबंधित रोगों का इलाज किया जाएगा। इस विभाग के लिए एक न्यूरो नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद भी स्थापित किया गया और जल्द ही विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। न्यूरो ऑप्थोलोमोनोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी की जो नेत्र विज्ञान है और न्यूरोलॉजी को जोड़ती है। इस विशेषज्ञता के तहत तंत्रिका तंत्र की जटिल बीमारियों का निदान और प्रबंधन किया जाता है, जो दृष्टि, आंखों की गति, संरेखण और पुतली की सजगता को प्रभावित करती है। आंखों से नहीं, एक्चुअली जो है गवर्नमेंट ने इंडोक्राइन विभाग में एक जो है फंडोस्कोपी एंड उसके रेटिनल एंजियोग्राफी की एक मशीन भेजी है, जिसका रेट जो है 1 करोड़ रुपए का है। इसमें जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के कारण जो है आंखों की रोशनी जो है अक्सर धीरे धीरे करके जो है जाने लगती है।
उसको जांचने के लिए, क्योंकि अगर इनको जो है प्राइमरी रूप से चिन्हित करके उनका इलाज नहीं किया गया तो ये इनरिवर्सिबल बन जाती हैं और जो है वो कभी सही नहीं होती हैं। उसको जो है अगर प्राइमरी रूप से देख लिया जाता है तो उसका इलाज जो है संभव होता है। इसलिए जो है इसके जांच के लिए एंजियोग्राफी, रेटिनल एंजियोग्राफी की एक मशीन भेजी है, जिससे जांच से जो है काफी लोगों को जो है राहत मिलेगी। ये जल्दी ही इसकी ट्रेनिंग जो है कराई जा रही है टेक्नीशियंस का, जैसे वो खत्म हो जाती है तो वो हम स्टार्ट करेंगे। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें अगली अहम खबर कानपुर से, जहां कानपुर निवासी एक महिला ने अपनी बहू पर आरोप लगाया कि बेटी ने बहू से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। कानपुर निवासी नीलम चतुर्वेदी ने बताया कि उनका बेटा निशांत चतुर्वेदी मुंबई में फिल्म निर्देशन का कार्य करता था, जहां उसकी मुलाकात अपूर्वा पारिक से हुई। अपूर्वा से मुलाकात के बाद दोनों ने शादी कर ली और कानपुर चले आए। शादी के बाद पता चला कि अपूर्वा की पूर्व में एक शादी हो चुकी है। ये जानकारी मिलने के बाद भी हम लोग चुप रहे ताकि घर की बदनामी न हो। शादी के बाद अपूर्वा की अयासियां शुरू हो गई। हफ्ते में 4 बार महंगे होटलों में खाना खाना, हफ्ते में 4 बार शॉपिंग करना। मेरे बेटे के मना करने के बाद वो हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने लगी, जिसके बाद हम लोग तनाव में आकर उसकी सभी मांगों को पूरा करने लगे। इसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी। इसके बाद हम लोगों से झगड़कर बेटे के साथ मुंबई रहने चली गई और वहां भी बेटे को प्रताड़ित करने लगी, जिसके बाद बेटे ने आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मुंबई पुलिस ने हमको दी है। जिसके बाद हम लोगों ने मुंबई जाकर मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई। ये व्यथा रो रो कर कानपुर निवासिनी नीलम चतुर्वेदी ने बताई और इंसाफ की गुहार लगाई। 28 फरवरी को मेरे पास 1:30 बजे एक फ़ोन आया दोपहर में, मेरी बेटी के पास आया और उन्होंने बताया मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ और आपके बेटे ने सहारा स्टार होटल में सुसाइड कर लिया है। बेटी तो एकदम आंखें फटी की फटी, बोल ही नहीं पा रही थी। मोबाइल गिरने वाला था, हमने उसे लिया। हमने पूछा कौन बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं मुंबई पुलिस बोल रहा हूँ, आपका जो बेटा है। हमने कहा कौन बेटा? उन्होंने कहा निशांत त्रिपाठी आपका बेटा है। हमने कहा पहले उसने सुसाइड कर लिया है। हम एक तो पागल हो गए, हमने नहीं हो सकता ऐसा। मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग था, अभी तो बहुत खुश था कि उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है। वो फिल्म मेकर था, उसने सृष्टि बैंगलोर से एनिमेशन एंड डिजाइनिंग का कोर्स किया था 2 साल का, और उसके बाद उसने विजलिंग वुड जो सुभाष घई का है वहाँ एनिमेशन और फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था। और लगातार वो उसके पहले तो शुरू में उसे अवार्ड भी मिले, तमाम फिल्में बनाता ही चला गया। कौन कौन सी फिल्म बनाई है आपके बच्चे? पहले उसने इरादा बनाई थी नसरुद्दीन शाह और उनके साथ, लेकिन फिर उसने उसको छोड़ दिया था। बहुत सारी बनाई, मारक बनाई, इधर पालिका पिल्ला बनाया, तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत सारी चीजें की और वो बहुत खुश था। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम और व्यापारियों के बीच विवाद बढ़ गया है। किला चौकी क्षेत्र में याकूब की दुकान पर सैंपल लेने गई खाद्य विभाग की टीम को व्यापारियों ने विरोध किया। इस दौरान व्यापारी ने बेसन का सैंपल बॉक्स छीनकर फेंक दिया। व्यापारियों का कहना है कि खाद्य विभाग की टीम मनमानी कर रही है और विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनका आरोप है कि टीम झूठे आरोप लगाकर व्यापारियों की छवि खराब कर रही है। इसके बाद व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल डीएम कार्यालय पहुंचा और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जैसा आपको याद पता होगा, कल फूड विभाग द्वारा मुझे सूचना मिलती है कि त्योहार के नाम पर सैंपलिंग करने का दबाव बनाकर उनसे पैसा लिया जा रहा है। ऐसी सूचना पाकर जब मैं वहां गया और उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आप इस तरह से उगाही क्यों कर रहे हैं, इस पर वहां के अधिकारियों ने उल्टा हम लोगों पर दबाव बनाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराने का काम किया। इस लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह दिखाई दे रहा है। हम व्यापारियों की आवाज कुचली जा रही है, हम पर मुकदमा लिखा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अधिकारी आंदोलन छेड़े हुए हैं और उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आज आप सिटी मजिस्ट्रेट से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जांच कराकर देखा जाएगा, आप लोगों का कोई भी गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, वो जांच करा लें, जैसा हो वो करें। अगर हम व्यापारियों पर लोकतंत्र में आवाज उठाने पर मुकदमा लिखा जाएगा, अगर हमें दोषी करके जेल भेजा जाएगा, तो हम सब व्यापारी
अपना व्यापार बता करते रहे हैं कि सैंपलिंग छीनी गई है, ये बात कहाँ पे? ऐसा उन अधिकारी अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर पैसा लेने का इल्जाम जब लगा, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके ड्राइवर जो सरकारी नहीं है, सबने देखा कि वो सैंपलिंग भरा हुआ बैग लेके वहां से भागा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर उन्नाव से, जहां होली और रमजान को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला पीस कमेटी की बैठक में विकास भवन सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की है। इसमें पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, धर्मगुरु और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डीएम ने होली के दौरान जुलूस, मेलों और होलिका दहन स्थलों की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने नगर निकायों को मेला स्थलों पर सफाई, पेयजल और सड़क मरम्मत की काम जल्द पूरा करने को कहा। आगामी समय में होली का पावन त्यौहार और वर्तमान में रमज़ान का भी पाक माह चल रहा है, तो दोनों के दृष्टिगत कल सभी धर्मगुरुओं के साथ, आयोजकों के साथ पीस बैठक की गई। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। न केवल सुरक्षा के दृष्टिगत बल्कि हमारी जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद रहे और त्यौहार एक खुशनुमा साफ़ सुथरे माहौल में जिस प्रकार के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 मार्च की बैठक में दिए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो डीजे का प्रयोग है वो भी समय सीमा और वॉल्यूम निर्धारण के अंतर्गत हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए। पेयजल व्यवस्था, साफ़ सफाई, पानी, बिजली, रोड पर जब जुलूस निकलेंगे तो वो प्रॉपर्ली निकलें। हमारे करीब 15 जुलूस होली के हैं और 11 जुलूस 19वीं और 21वीं रमज़ान की तारीख के हैं। इटावा स्थित केके पीजी कॉलेज में इन वायरल स्ट्रेस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रोफेसर्स, शोधार्थियों एवं परास्नातक के विद्यार्थियों ने पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों एवं उनसे निपटने की विभिन्न रणनीतियों, नवीन शोध, नई तकनीकी एवं उनके संसाधनों पर विचार विमर्श किया। कृषि में बढ़ते रसायन, खाद और दवाइयों के प्रयोग पर चिंता जताई और प्लास्टिक का प्रयोग, पेड़ों का कटान पर भी चर्चा की गई। हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर जेपी यादव हैं, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी हरियाणा के हैं। वो बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। हमारे बीच में की नोट स्पीकर के रूप में जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल हैं, जो कि जेसी बोस नेशनल फेलो हैं। शी इज वेरी सीनियर इन्वायरमेंटलिस्ट और वो जो है नेशनल लेवल की कई कमेटियों में मेंबर रहती हैं। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। तीसरे हमारे बीच में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च के डॉक्टर अनिल कृष्ण सिन्हा जी हैं। जिले के डीएम ने आपको बता दें CSNPG कॉलेज में छात्राओं से शक्ति संवाद किया है। इस संवाद सत्र का आयोजन पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी की थीम पर किया गया। इस दौरान छात्राओं ने डीएम से उनके विचार जानने के लिए सवाल किए। डीएम ने छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों और आत्मनिर्भरता के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी लाचारी के भाव को निकाल देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महिला कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, आप सभी को उनका लाभ उठाना चाहिए। लखनऊ के लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जो तिलक हॉल में हुआ। इस आयोजन में मेयर, नगर आयुक्त और कई अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। समाधान दिवस में लखनऊ के विभिन्न जोन से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। फरियादियों ने मुख्य रूप से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर नगर निगम से मदद मांगी। इस दौरान वृंदावन से एक अधिवक्ता समाधान दिवस में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों से नोकझोंक भी देखने को मिली। तेज आवाज में हुई इस नोकझोंक के बाद नगर आयुक्त ने अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए समस्या के समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही सभी जोनवार समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के पिसनारी मोहल्ले में शांतिमय माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। पूर्व में हुए झगड़े के सिलसिले में पुलिस को दी गई शिकायत पर पत्र पर राजीनामा न करने पर एक साथ 2 दर्जन से अधिक लोगों ने शिकायतकर्ता के घर धावा बोल दिया। आरोपियों ने पत्थर और गुम्मे मारे, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। नकाबपोश होकर धारदार हथियार और हाथों में डंडे लिए हुए ये गुंडे मोहल्ले में दहशत का माहौल पैदा करते नजर आए। बलिया से अगली खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ लगाई। साथ ही अनुशासन एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों से टोलीवार ड्रिल करवाया। पुलिस अधीक्षक ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दंगा निरोधक उपकरणों के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास भी कराया। रुक करेंगे अगली अहम खबर। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर गिरोहबंदी एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गिरोह ने एक कंपनी बनाकर फर्जी तरीके से आम लोगों से पैसे इकट्ठा किए और संपत्ति अर्जित की। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा कुर्की की गई संपत्ति की कुल मूल्य 2,17,65,315 रुपए है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। महिला दिवस के पूर्व कन्नौज सीएमओ कार्यालय में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग महिलाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी ने बताया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने सशक्तिकरण की मिसाल बन रही हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ऑफिस के काम के साथ साथ घर को भी संभाल रही हैं। ऐसे महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के बाद महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर है। तो इसमें जो हम लोगों को आज एक टॉपिक अलॉट किया गया है, सशक्त नारी, स्वस्थ नारी और सशक्त नारी। तो इसमें हमारी महिला कार्यकर्तियाँ सब इकट्ठा हुई हैं यहाँ पे, और इसमें अपने विचारों को अपने पेपर एक निबंध के माध्यम से और इसके अलावा एक पोस्टर के माध्यम से अपने विचारों से हमको अवगत करा रही हैं। और इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इनको आगे भी उत्प्रेरित कर सकें। इसमें हम लोग की महिला निर्णायक मंडल है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी इनको दिया जाएगा। खबर कानपुर से, जहां जीएसबीएम पीजीआई में अब सिर से संबंधित न्यूरो रोगों के उपचार के साथ साथ आंखों में होने वाले न्यूरो संबंधित रोगों का भी उपचार किया जाएगा। इसके लिए पीजीआई में न्यूरो ऑप्थोल्मोनोलॉजी विभाग का संचालन जल्द शुरू होगा। इस विभाग के तहत आंखों में होने वाले नर्व संबंधित रोगों का इलाज किया जाएगा। वर्तमान में जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के हेलट अस्पताल में नेत्र रोग विभाग चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आंखों में होने वाले न्यूरो संबंधित रोगों का इलाज मुश्किल होता है। मरीजों को बड़े शहरों जैसे लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है। अब पीजीआई में ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को कानपुर में ही इलाज मिल सकेगा। कानपुर में पीजीआई के प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस नए विभाग में ऑप्टिक नर्व और आँख के पर्दे में नर्व के ट्यूमर से संबंधित रोगों का इलाज किया जाएगा। विभाग में एक जो है फंडोस्कोपी एंड उसके रेटिनल एंजियोग्राफी की एक मशीन भेजी है, जिसका रेट जो है 1 करोड़ रुपए का है। इसमें जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के कारण जो है आंखों की रोशनी जो है अक्सर धीरे धीरे करके जो है जाने लगती है। उसको जांचने के लिए, क्योंकि अगर इनको जो है प्राइमरी रूप से चिन्हित करके उनका इलाज नहीं किया गया तो ये इरिवर्सिबल बन जाती है और जो है वो कभी सही नहीं होती हैं। उसको जो है अगर प्राइमरी रूप से देख लिया जाता है तो उसका इलाज जो है संभव होता है। इसलिए जो है इसके जांच के लिए एंजियोग्राफी, रेटिनल एंजियोग्राफी की एक मशीन देती है, जिससे जांच से जो है काफी लोगों को जो है राहत मिलेगी। ये जल्दी ही इसकी ट्रेनिंग जो है कराई जा रही है टेक्नीशियंस का, जैसे वो खत्म हो जाती है तो हम स्टार्ट करें।
रुकेंगे अगली अहम खबर का। राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इसको लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। धाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारी रोड देख के आए हैं। उन्होंने भी जो इश्यूज फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। रुकेंगे अगली अहम खबर। ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाला इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का समापन हो गया है, जिसमें विभिन्न देशों से 1000 से अधिक देशी विदेशी साधकों ने हिस्सा लिया और योग की धरती ऋषिकेश से योग के क्षेत्र में देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके योगा गुरु अपनी कलाओं का आदान प्रदान उन्होंने किया। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय योग का पूरा विश्व केंद्रित हो गया है और भारतीय योग को विश्व के प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तराखंड खासकर ऋषिकेश का विशेष महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन के अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ अनेक योगाचार्य आए हुए हैं, साधक आए हुए हैं, गुरु लोग आए हुए हैं, कथावाचक लोग आए हुए हैं और सभी प्रतिभागी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा योगदान उन लोगों का रहा और ये समापन हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। तो टूरिज्म में है, पहले से ही है और अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल टूरिज्म ही करता था, सबसे पहले उसका प्रारंभ हमने ही किया। आज ये योग पूरे दुनिया में छाया हुआ है और योग के प्रचार प्रसार से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का